नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश में नफरत की चिंगारी से कहीं हिंसा भड़क रही है तो कहीं सरेआम हत्याएं की जा रही हैं। मणिपुर, दिल्ली, यूपी में बवाल के बाद अब हरियाणा दंगे की आग में झुलस रहा है। सवाल इस बात का है कि इसके पीछे साजिश रचने वाले आखिर कौन लोग हैं? आपा खोकर क्यों लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो रहे हैं? क्या शरारती तत्वों को कानून का जरा भी खौफ नहीं रह गया, या फिर इसके पीछे सियासी फायदे का ताना बाना बुना जा रहा है? जो जानकारियां मिली हैं उसकी माने तो मेवात इलाके में गौरक्षक बड़े पैमाने पर एक्टिव है। मेवात में हरियाणा और राजस्थान के इलाके शामिल हैं। ये इलाका राजस्थान के अलवर और भरतपुर से लेकर हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला है। हाल ही में मेवात में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और इस याचिका में यह दावा किया गया था कि 2015 के बाद से मेवात में मॉब लिंचिंग और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसाएं बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। नफरत की साजिश के पीछे कौन भड़का रहा हिंसा की आग? नूह हिंसा के बाद हरियाणा में सतर्कता। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू। पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात। नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट। नूह के बाद गुरुग्राम तक फैली हिंसा। नूह में रद्द की गई बोर्ड की परीक्षा। 1 और 2 अगस्त को होनी थी परीक्षाएं। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर नूह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के 4 इलाकों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब यह हिंसा नूह के बाद गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के अलावा एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह, फरीदाबाद और पलवल में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहे। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नूह में रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षाएं 1 और 2 अगस्त को होनी थी। अमन शांति की बहाली को लेकर डीसी प्रशांत पवार ने मंगलवार सुबह फिर सर्व समाज बैठक बुलाई। दरअसल नूह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया था। इससे हिंसा भड़क गई। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान गुड़गांव के होमगार्ड नीरज और गुरसेवक समेत अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और अन्य घायल हैं। उपद्रवियों ने रोड पर 3 किलोमीटर में जो भी वाहन दिखा उसमें ही आग लगा दी। इसके बाद 500 से अधिक लोगों ने बस से टक्कर मार साइबर थाने की दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। घायल 112 की गाड़ियां जला दी, अंदर तोड़फोड़ की, आग लगाने का प्रयास किया। कुछ दुकानों में लूटपाट के बाद आग लगा दी। हीरो बाइक के शोरूम से 200 बाइक लूटी। शोरूम में तोड़फोड़ की, कर्मचारियों को पीटा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वहीं नूह हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, नूह में स्थिति नियंत्रण में है और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोनों समुदाय लंबे समय से नूह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नूह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स
वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक IPS को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। तनाव बना ना सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें, कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहाँ भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो वहाँ पे तैनात किए जाएं और सतर्कता दिखाए सरकार। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी। बता दें कि सोमवार को नूह में रात 8:30 बजे प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि वह बैठक समावेशी रही थी। जानकारी के मुताबिक भिवानी के SP नरेंद्र बिजारणिया को नूह जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। नूह में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बताई जा रही है। हालांकि जिले में धारा 144 लागू है। मंदिर और मस्जिद पर हमले के बाद हरियाणा में कई जगहों पर पूजा स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों समुदायों के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठकें कर रहे हैं। नूह और गुरुग्राम के अलावा सोहना, पटौदी और मानेसर इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई। नूह में भड़की दो समुदायों की हिंसा का असर सोहना तक दिखाई दी थी। सोहना के अंबेडकर चौक में काफी संख्या में दुकानों, रेस्टोरेंट्स, वाहनों और ठेले टपरी में आगजनी की गई थी। राज्य के सभी जिलों में मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों के बाहर सतर्कता बढ़ाई गई है। नूह में इंटरनेट सेवा भी 2 अगस्त तक बंद कर दी गई है। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं था। आपके गृह मंत्री वित्त साहब कह रहे कि ये घटना की इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने वाले किसी भी समुदाय के हो, उनको जेल के अंदर भेजे। हरियाणा की कानून व्यवस्था को कायम रखे। हरियाणा की जनता से, मेवात की जनता से, गुड़गांव की जनता से, रेवाड़ी की जनता से, फरीदाबाद की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, भाईचारा बना कर रखे। नूह में हुए घटनाक्रम का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। नूह से सटे सोहना में भी 2 समुदायों के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ था। इसके अलावा बहादुरगढ़ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 9 मोड़ पर जाम लगाने का प्रयास किया था। नूह में तनाव के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक मदरसा चलाया जा रहा था। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में एक बाइक भी जल गई। प्रशासन और सरकार का कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूह में स्थिति नियंत्रण में है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प और घटना के पीछे कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूह के पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंसा के बाद दोनों समुदायों के बीच बैठक हुई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग मौजूद रहे थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो जनहित के आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्यवीर सिंह हैं, हमारे संवाददाता हैं, गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, और साथ ही संदीप भारद्वाज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पानीपत से। बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, दिल्ली से हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए, और आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सत्यवीर सिंह का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनसे अपडेट लेते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सत्यवीर, पूरे मामले में फिलहाल हालात कैसे हैं, किस तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, अभी फिलहाल कैसा माहौल है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर साल एक शोभा यात्रा यहाँ से गुड़गांव से जाती है, जो नल्लड़ मुंह के अंदर पड़ता है वहां पर जाती है। जब ये शोभा यात्रा जा रही थी उसी समय दो पक्षों में भारी झड़प हो गई, और कुछ ने बताया कि ये प्री प्लानिंग था, और इसमें सीआईडी और पुलिस का भी कुछ ऐसे बताया जाता कि पूरा उनको पड़ताल नहीं थी, और उनकी भी कमी बताई जा रही है। क्योंकि बता देना चाहते हैं कि एक दिन पहले यहाँ पर एक वायरल हुआ था मैसेज कि वहां पर जो मोनू मानेसर वहां पर जा रहा है, और मोनू मानेसर ने पहले 2 मुस्लिमों की हत्या की थी। इसके पीछे बैकग्राउंड है, और उसी हत्या के पीछे मुस्लिम समुदाय पहले से ही इस बात से नाराज था कि मोनू मानेसर यहाँ पर ना आए, और कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि मोनू मानेसर वहां पर आने वाला है। इसी को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, गाड़ियां जला दी गई, और लोगों ने मंदिरों में शरण लेनी पड़ी। आपको पता है कि नौ इलाका एक मुस्लिम इलाका है, और वहां पर उनका बोलबाला भी है, इसलिए लोगों को आकर अपनी जान बचानी पड़ी, और हमारे पत्रकारों को भी चोट लगी, और कुछ पत्रकार हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद ये दंगा फैलता फैलता कल शाम को सोना में पहुंचा। सोना चौक के ऊपर भी दोनों ग्रुपों में काफी झड़प हुई, मगर पुलिस ने इसको जल्दी ही कंट्रोल कर लिया गया, और पैरामिलिट्री पुलिस की 13 बटालियन वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और आईटीबीपी है, वहां पर पहुंच चुकी है। फ्लैग मार्च आज यहाँ पर किया गया है, सोना में फ्लैग मार्च किया गया है। गुड़गांव का डीसी और नौ का डीसी, गुड़गांव का डीसी है। ठीक है, यानी अभी फिलहाल हालात जो हैं वो उस तरीके के ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की हिंसा हुई थी उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा है। अब आगे अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिलाल सब्जवारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इनका स्वागत बिलाल जी आपका। आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, पूरे मामले में अगर ध्यान दें तो पिछले 6 महीने में 3 बार इस तरीके की वारदातें हो चुकी हैं उस इलाके में। ये आपको गलती किसकी नजर आती है सर? ऐसा तो नहीं है जिस तरीके की गोलियां मिली हैं, हथियार मिले हैं, पत्थर मिले हैं, इन सबको देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि ये तुरंत ही घटना हुई और उस पर इतना सब कुछ आ गया। ये सुनियोजित घटना लग रही है सर। आप बताइए, आपको लग रहा है कि सुनियोजित ढंग से अगर इस तरीके की घटनाओं की प्लानिंग हो रही है तो स्थानीय सरकार और प्रशासन आंखें मूंधे और चुप्पी साधे भला क्यों बैठे हैं सर? क्यों आखिर आम लोगों की जान जा रही है इसमें? देखिए गरिमा जी, ये जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो नूह की है या मेवात की है, चाहे वो बरेली की है, हाँ, इन सब का हमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स समझने की जरूरत है। बिल्कुल। पिछले 3 महीने से आप देख रही होंगी कि देश की राजनीति में मणिपुर एक मुख्य राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ। सरकार पर विपक्षी दल इकट्ठा होकर दबाव बना रहे हैं और जवाबदेही की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से बार बार इस मसले पर जवाब तलब करने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सदन में आके इस पर जवाब दे। लेकिन सरकार चर्चा से गुरेज कर रही है, सरकार चर्चा से भाग रही है। इस बाबत एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मणिपुर भी गया, उसने चीजों का जायजा लिया और उसके संबंध में आके फिर सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट के भीतर और बाहर रखी, और प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और बताया कि मणिपुर में क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि हिमाचल, कर्नाटक और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जिस तरह से देश के अंदर पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, जिस तरह से मुद्दे प्रासंगिक हुए, जिस तरह से लोगों के बुनियादी सवाल अब जनता की जबान पे आने लगे, जिस तरह से बुनियादी समस्याएं जबान पे आने लगी, और इसके साथ साथ जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इन सभी परिस्थितियों को सामने रखते हुए और जिस तरह से विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के रूप में एक लामबंदी की है, ये सरकार पर एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बना रहा है। बिल्कुल। और सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो देश के प्रासंगिक मुद्दों पर, मौजूदा मुद्दों पर, हालात पर, मणिपुर की घटना पर, जो आज महत्वपूर्ण डिस्कोर्स का एक हिस्सा बना हुआ है, उस पर
अपनी जवाबदेही अपना जवाब दे। तो भारतीय जनता पार्टी इस सारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सांप्रदायिक दंगों की तरफ खींचकर इसको बदलना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव बिल्कुल। सांप्रदायिक राजनीति के ट्रैक पर बिल्कुल, हो सके। यानी आप ये कह रहे हैं ना डिस्कोर्स सर है। कि ध्रुवीकरण की अब बात शुरू हो गई है। अब बाकी के जो आम मुद्दे हैं, जो असल में जनता के मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं ये दंगों में सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, इस सब पर आकर आखिर में बात रुक जाती है और उसके बाद इस सब का फायदा किस दल को होता है, ये तो मुझे लगता है जग जाहिर है। एग्जैक्टली, तो मैं यही बताना चाह रहा हाँ, था, सर। इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज महिला का सम्मान है, जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आज महिलाओं की आबरू की बात हो रही है, जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिलाओं की अस्मिता की बात हो रही है, जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में महिला जो देश में आधी आबादी का हिस्सा है उनके पर किए जाने वाले हमलों की बात कर रही है, उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सांप्रदायिकता की ट्रैक पर लाकर सांप्रदायिक पृष्ठभूमि में लाके खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं और सांप्रदायिकता का हिस्सा ले रहे हैं। बरेली की घटना का आपको बताता हूं, जिस तरह से बरेली में वहां के मुख्य एसएसपी ने पूरे दंगे को रोकने की कोशिश की, तो ये जिम्मेदारी वहां की राजनीतिक प्रशासन की थी कि उसको वहां पर प्रमोट किया जाता, उस एसएसपी को उसकी पीठ थपथपाई जाती, उसका प्रमोशन किया जाता, लेकिन उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि राज्य के अंदर जो राजनीतिक मंशा है वो जाहिर हो जाती है। क्या पुलिस संरक्षण में बलवाइयों को एक समुदाय विशेष के मोहल्लों में गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोवोकेशन करना चाहते हैं, और जब उस प्रोवोकेशन को रोकने की कोशिश करता है कोई अधिकारी, तो उसको ट्रांसफर पोस्टिंग करके भेज दिया जाता है। ये बताता है कि राज्य के अंदर राजनीतिक मंशा क्या है। इसी तरह के घटनाक्रम आपने नूह में भी देखे, इसी तरह के घटनाक्रम आपने मेवात में भी देखे, और इसी तरह के घटनाक्रम आपने मणिपुर में भी दिखे। तो ये पूरा का पूरा चुनाव समय बहुत करीब आ रहा है। राज्य के चुनाव भी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी खड़े हैं, साथ ही साथ 2024 का भी चुनाव अवसर पे खड़ा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्दों पर अपने आप को इररेलेवेंट महसूस कर रही है, मुद्दों पर अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, नीतिगत रूप से पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। सरकार विकास के नाम पर जाना चाहती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 200 किलो रुपए टमाटर बिक रहा है, 190 रुपए किलो तोरी बिक रही है। तो आप किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे? इस सारे के सारे डिस्कोर्स को सांप्रदायिक पृष्ठभूमि में लाके खड़ा करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल साहब, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत कम लोग टीवी पर बैठकर इस तरह की बात कर पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी और इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। अजय कुमार साहब हमारे साथ में है गुरुग्राम से। स्वागत सर, आपका क्या राय है, आपकी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी राय ये है जी, बिलावल भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सुनिए जी बताइए। बिलावल भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छा ज्ञान की बातें दे रहे हैं। मणिपुर में किसने आग लगाई? इनको पूछो जरा, मणिपुर में किसने आग लगाई? और चर्चा कौन नहीं चाह रहा है मणिपुर पे? कांग्रेस जो है चर्चा नहीं होने दे रही मणिपुर में। लोकसभा जो है 9 दिन से खराब हो रही है। क्या पब्लिक देख रही है? पब्लिक का पैसा खराब नहीं हो रहा है? दूसरी बात, शाहीन बाग किसने लगाई आग? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और दर्शक हमारे साथ में हैं, उमेश जैन साहब हमारे साथ में मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश जी स्वागत, आपका भी क्या राय है आपकी? जी नमस्ते मैडम जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे समाज में भाईचारा खत्म होता जा रहा है। भाईचारा नाम की चीज नहीं रही है, आपस में लड़ मर रहे हैं और रोजाना दंगे हो रहे हैं। इस पर जो है, ठीक है, यानी आपको लगता है कि समाज में भाईचारे की जरूरत है, लोगों को समझना होगा और राजनीतिक दलों को अपनी रोटियां सेकने का मौका नहीं देना होगा। शुक्रिया उमेश जी आपका अपनी बात रखने के लिए। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ में कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसरो ने पिछले हफ्ते 7 उपग्रह भेजे अंतरिक्ष में। इसरो इतनी सफलतापूर्वक लॉन्च कर रहा है ISLV। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 135 साल पुरानी पार्टी का एक बंदा इन पार्टी के लोगों से एक राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहा।
जिसकी वजह से देश को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। आग में झोंका जा रहा है देश को। मणिपुर जल रहा है, किसकी वजह से? ये मूछ की लड़ाई है मैडम, ये मूछ की लड़ाई है और कुछ नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है हमारे देश को चलाने में, परंतु उसको घेरा जा रहा है, कहीं टमाटर के नाम पे, कहीं जो है सांप्रदायिक। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। चंद्रप्रकाश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके एक दर्शक हैं, चेन्नई से हैं। प्रेम जी, स्वागत आपका। भी क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं। नमस्कार मैम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले ही नहीं, रोज ही एक ही भाषण दे रहे हैं हमारे सीएम यूपी के। हाँ। कि 6 साल से हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए, वो बोलते हैं कि डबल इंजन की है, तो जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ दंगे होने का सवाल नहीं है। हरियाणा डबल इंजन की सरकार है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो माननीय लोग हमारे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, वो क्यों जहर घोल रहे हैं जनता में? क्योंकि इनको आपसी घृणा हो गई है एक दूसरे को तोड़ने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका भी अपनी बात रखने के लिए। सुरेश जी, एक दर्शक हमारे साथ में कानपुर से हैं। सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, क्या राय है आपकी? हाँ कर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हरियाणा हुआ, मणिपुर हुआ, इसमें जो घटनाएं हो रही हैं, दंगा हो रही हैं, इसमें कुल मिला के विपक्षों की राजनीति है। माननीय मोदी जी की हौसला बुलंद देखते हुए उनको एक मतलब गलत तरीके से उनको नीचा गिराने का काम ठीक है, शुक्रिया आपका सुरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ में है मुंबई से। बहुत स्वागत सर, आपका भी क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो दंगा हो रहे हैं, यह दंगा को भारत को विरासत में महात्मा गांधी जी दे के गए हैं। ठीक है, शुक्रिया सर आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, लगातार अलग अलग दर्शकों ने अपनी राय भी रखी है। कुछ सरकार से शिकायत है, तो वहीं कुछ लोग विपक्षों पर भी आम बातें कह रहे हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनदीप जी जुड़े हुए हैं, सोनीपत से हमारे संवाददाता हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बिलाल जी ने जो बातें कही वो बेहद अहम है, और इन बातों को कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम जनता को भिड़ाकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं और आम जनता की जान तक चली जाती है। बिलाल साहब, आपने बहुत ठीक बातें कही हैं। इसी पर हम और लोगों की राय भी लेते हैं। हमारे साथ मनदीप कुमार है, सबसे पहले संवाददाता है, उनको जान लेते हैं सोनीपत से। मनदीप, सोनीपत से क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि जिस तरीके का हमने देखा माहौल नूह में हुआ, ये परेशान कर देने वाला है, और ये तस्वीरें देखकर इन बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित था। ऐसा नहीं था कि तुरंत ही हो गया। अगर सुनियोजित था तो इसके जिम्मेदार कौन है, और आखिर क्यों इंतजार किया जाता रहा इस तरीके के हालात होने के लिए? एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जो स्थानीय एजेंसियां होती हैं वो आखिर क्या कर रही होती हैं? दंगे की साजिश रची जा रही है और पता तक नहीं है प्रशासन को। अनम्यूट करें मनदीप, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। मनदीप, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सबसे बता देना चाहता हूँ, आवाज आ रही है? जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, धारा 144 सोनीपत में भी लगा दी गई है। जत्था ब्रज मंडल यात्रा में शामिल होने गया था सोनीपत की ओर से भी, जो सुरक्षित लौट आया है। सोनीपत के उपायुक्त पुलिस आयुक्त मुख्य वीरेंद्र सिंह ने धारा 144 लगाते हुए 20 दिन के लिए सभी जलसों और जालसा पर सब रोक लगा दी गई है। ठीक है मनदीप जी, आपके पास लौटेंगे। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से हैं। आलोक जी, जिस तरीके का समय चल रहा है, 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, कई राज्यों में भी चुनाव है। बिलाल साहब ने अभी एक बात कही कि देखिए, चुनाव से पहले किस मुद्दे पर आप जनता के सामने जाएंगे? क्योंकि चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर ये सारी चीजें लगातार आम जनता को बहुत परेशान कर रही हैं। और ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में लोग इन समस्याओं से त्रस्त हैं। और देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, सर मुद्दे नहीं है अब अपनी बात को रख पाने के लिए। तो माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ना है, बदलना है, ध्रुवीकरण करना है, जाति, हिंदू, मुस्लिम, इस सब पर लेकर आनी है अपनी बात को। किसी तरीके से माहौल ऐसा बने और जब वोट डालने जाए जनता तो उसके दिमाग में आम मुद्दे हटाकर हिंदू मुस्लिम ला दीजिए। सर, सबसे आसान तरीका है वोट जीत लेने का। आपको लग रहा है कि ये वक्त में ऐसा ही कर रही है राजनीतिक पार्टियां? देखिए गरिमा जी, ये पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और अगर देखा जाए कि 2024 के चुनाव को लेकर के ये माहौल
और ये जनता को लड़ाने का प्रयास हो रहा है, तो जनता समझदार है। आखिर नुकसान किसका हुआ? जितनी गाड़ियां जली, जितने कई लोग मारे गए, कई लोगों की मौत हो गई, दो जो हमारी जानकारी में आया है उसमें 2 पुलिस वालों की गोली लगी हुई है, 2 होमगार्ड मर गए हैं, तो और कितने घायल हैं, कितने अस्पतालों में भर्ती हैं। तो नुकसान तो जनता का हुआ। तो जनता को समझना चाहिए कि राजनीतिक दल की मंशा क्या है। राजनीतिक दल लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जनता को तो उनकी बातों को समझना चाहिए कि आखिर इससे नुकसान किसका हुआ। नुकसान तो आम पब्लिक का हो रहा है ना। आखिर ये जो यात्रा निकल रही थी, यात्रा हमेशा निकलती रही, और जिन लोगों ने उस पर हमला किया, तो ये हमला कोई पहली बार मतलब अचानक नहीं हो गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश लग रही थी। तो जो वहां का खुफिया तंत्र सरकार का, जो खुफिया विभाग था, वो क्या कर रहा था, उनको इतनी भनक नहीं लगी, इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है आलोक जी। जी, तो ये सरकार कहीं ना कहीं ये फेलवर है, और प्रशासनिक जो पुलिस प्रशासन है उसने इसको हल्के में लिया। शायद उनको जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगी, इतना नुकसान होगा, कितनी गाड़ियों को आग लगा देगी, मतलब इतनी परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी, कितना भविष्य बच्चों का चौपट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी दंगे को रूप देने के लिए, और ये जो खुफिया विभाग था उसमें कहीं फेलवर है। तो सरकार ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने भी बिल्कुल ठीक बातें कही आलोक जी की। देखिए, जनता को ही समझना होगा, क्योंकि ये जनता के ही मतलब की बात है, और नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होता है। संदीप भारद्वाज जी के पास जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं पानीपत से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नूह में हिंसा हुई, और आखिर जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे और आंखें मूंदे क्यों बैठे रहे, क्योंकि आम लोगों को भुगतना पड़ता है। संदीप भारद्वाज जी के पास जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पानीपत से लगातार बने हुए। संदीप जी, स्वागत आपका भी। संदीप जी, आप बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में भाईचारा होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हर जगह की हम खबरें ऐसी भी बताते हैं जहां पर भाईचारे की मिसाल कायम की जाती है। ये आम जनता भला बहकावे में क्यों आ जाती है? क्यों इस तरीके की घटनाएं होती हैं सर? और कौन से लोग होते हैं जो इस तरीके की घटनाएं समाज में करते हैं, जिसके बाद आम जनता को भुगतना पड़ता है? आज 2 दिनों के लिए इंटरनेट बंद हो गया सर, परीक्षाएं थी स्थगित कर दी गई, न जाने कितने लोगों का शेड्यूल बिगड़ गया, कितने परिवार घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। कब आखिर जनता को समझ में आएगा राजनीतिक पार्टियों का यह असली खेल? गरिमा जी, मैं आपके दर्शकों, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, हाँ, इसके जो घाव हमें देंगे, समाज में जो घाव लगेंगे, वो आने वाले कितने वर्षों तक आपसी भाईचारे में जो अड़ोस पड़ोस में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, वो उसको भुगतेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में भी ये बात जाएगी। और हम इस चीज को हमें समझना चाहिए। जैसे त्रिपाठी जी की बात से मैं सहमत हूँ, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। भाई, सरकार को क्या सीआईडी विभाग, क्या खुफिया विभाग सोया हुआ था? बिल्कुल, ये जैसे बता रहे हैं, भाई पहले भी यात्रा हुई है इस तरीके से, और जिस तरीके से मैंने देखा सोशल मीडिया पे दोनों समुदाय के कुछ लोग, वो चंद लोग हैं भड़काने वाले, कुछ हमारे भी लोग हैं या दूसरे पक्ष के भी लोग हैं, जो लोग इसको भड़काते हैं। मैं सभी साथियों से विनती करना चाहूंगा, हमें इस बात को समझना चाहिए भी वो कौन लोग हैं, क्योंकि किसी अड़ोस पड़ोस में जिसका नुकसान होगा, जो हमारे व्यक्ति मरे हैं, जो 2 होमगार्ड मरे हैं, उस परिवार को ये दंश पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। भाई, किस वजह से ये हुआ था और कैसे हुआ था? तो मैं तो बताना चाहूँ आपके दर्शकों को भी, भाई हमें समझना होगा पूरे समाज को, और इस सरकार को जिस ये तरीके से समाज को भड़का रही है या भटका रही है, या एक तरीके से मैं कहना चाहूँ कि भाई आप खुफिया तंत्र लेके इतना बड़ा, एक तरफ तो हम चांद पे जा रहे हैं, भाई हम अपने उपग्रह छोड़ रहे हैं,
हम इसरो के माध्यम से हमारा नाम है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और लेकिन दूसरी ओर तरफ आम जनता इस तरीके की साजिशों का हिस्सा बन पा रही है और उसको हिस्सा बनाकर किस तरीके से उसका ही नुकसान हो रहा है, ये बात बहुत समझना जरूरी है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे संदीप जी और मेहमान हैं, उनको जोड़ लेते हैं, इसके बाद आपके पास वापस से लौटेंगे। मनदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनदीप, एक बार जल्दी से 144 धारा बताया जा रहा है लागू कर दी गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? मनदीप मनदीप के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है। हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस हैं, लखनऊ से हमारे साथ में फोन लाइन पर है। अमिताभ जी, स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर, देश में वर्तमान हालातों से आप रूबरू होंगे और आप जिस तरीके से काम करते हैं, मुझे लगता है आपको ये भी पता होगा सर, आम जनता को कब तक इस तरीके से पीसा जाता रहेगा और आम जनता ऐसी हिंसक घटनाओं में शिकार बनती रहेगी और राजनीतिक पार्टियों की रोटियां सिकती रहेंगी? सर, कुछ कहेंगे आप इन ताजा हालातों पर? देखिए, मैं इसमें वही बात कहूंगा। मैं समझता हूँ अभी संदीप भारद्वाज जी जो बात कह रहे थे, मुझे उनकी बात वाजिब लगी, मैं उनकी बात सुन रहा था जी। और मुझे लगता है कि चूंकि कुछ सरकारें इतनी ज्यादा कम्युनल ढंग से काम, मैं कम्युनल शब्द कहूंगा, सांप्रदायिक ढंग से काम कर रही हैं। मैंने बल्कि कुछ दिन पहले मैंने हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको देख लीजिए, आप वहां की सरकार देख लीजिए, हरियाणा की। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह कम्युनल ढंग से काम कर रही, वही हरियाणा की स्थिति है। अपनी बात कहने को तो कुछ भी कह लें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। एक देखिए, एसआर बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। संदीप चूंकि जो है अधिवक्ता है, संदीप जी जानते होंगे, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया था कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह सेक्युलर है। और सेक्युलर का क्या अर्थ है वो एक्सप्लेन किया था। कहा था कि सेक्युलर अगर गवर्नेंस नहीं होगी तो गवर्नमेंट को बर्खास्त किया उसका, धारा 356 का प्रयोग हो, यह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। हम और आप जानते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए, आप वहां की सरकार देख लीजिए, कितनी ज्यादा ही नॉन सेक्युलर, पार्टीजन, बायस्ड और प्रेजुडिस्ड फंक्शनिंग इनकी हो रही है। इससे हम सभी सहमत हैं, सब अवगत हैं। अब पार्टी जन चूंकि देखिए, मान लीजिए किसी का घर चल रहा है और हमारी खेती लहलहा रही है, यदि हम उस आधार पे चले तो एक अलग बात है, आप उसको डिफेंड करेंगे क्योंकि आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसका सीधा लाभ आपको मिल रहा है। आप लोगों को बांट के जो है अपनी खेती चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की यदि बात की जाए तो ये पूरी तरह डिविजिव वर्ल्ड में जा रहे हैं। ठीक है। और एसआर बोम्बई का केस हो या इंदिरा नेहरू गांधी का केस हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि सेक्युलरिज्म हमारी एक अनिवार्यता है, आवश्यकता है और उसका पालन नहीं होने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अमिताभ जी, देखिए ये बात तो साफ हो गई कि नफरत का बीज आखिर कौन बो रहा है, फायदा इसमें किसका है, ये बात समझ में आती है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आखिर इस सब से किसका फायदा होने वाला है। लेकिन बात ये ना, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सर, एक प्रशासन होता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन होता है, खुफिया एजेंसीज होती हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं सर, इतने सारे पत्थर लोगों के घरों की छतों पर मिल गए, ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत आ गए सर, ये इकट्ठा किए गए थे, सुनियोजित ढंग से यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया और सब कुछ फेल हो गया। आपका खुफिया तंत्र, सारी एजेंसियां, आपके स्थानीय पुलिस प्रशासन, सब फेल। इस सब के पीछे क्या ये सब भी मिले हुए हैं? क्या हो क्या रहा है सर? देखिए गरिमा जी, मैं इस पे एक बात कहूंगा। जैसे कि प्रशासन के बारे में तो अपने अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं कि जो मुहावरा था कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो प्रशासन तो मेरी निगाह में यही दिखा कि वो खरबूजा वैसा है जो केवल ऊपर के खरबूजे के हिसाब से उसकी रंगत होती है। वह कब टोपी पहन ले, कब चंदन लगा ले, कब क्रॉस लगा ले, इस पे अपना कोई जमीर नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की मौजूदा समय में ऊपर से जो उन पर दबाव है, जो तनाव है और जिस प्रकार से उनको ऊपर के मन के मर्जी के अनुसार काम करना पड़ रहा है, और जो साफ दिख रहा है, आपने देखा कल परसों बरेली वाला कांड देखा, एसएसपी ने सही काम किया, एसएसपी को उठा के फेंक दिया। तो अगर आपने ऊपर की बात नहीं मानी तो आप उसी क्षण नाखादा हो गए, निकम्मे हो गए, बेकार हो गए, आपको हटा दिया गया और प्रशासन घुटने टेक के चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही वो साफ तौर पर निकल कर आई है। अमिताभ जी, हम आपके पास लौटेंगे, एक दर्शक है उनको जोड़ते हैं जल्दी से, उसके बाद बिलाल साहब के पास पहुंचेंगे। विवेक जी हमारे साथ में दादर से है, मुंबई से। विवेक जी स्वागत, आपका क्या राय है आपकी, जल्दी से बताएं। विवेक जी आवाज मिल रही है आपको हमारी?
विवेक जी का संपर्क टूट गया है। गिरीश जी एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका भी, क्या कहना चाहते हैं? गिरीश जी की भी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, बिलाल साहब का रुख कर लेते हैं। बिलाल साहब, आपने सुना वही बात आज मुझे लगता है पैनल में मौजूद हर एक शख्स कह रहा है। सर, यहाँ पर अगर लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंसा होती है, इसमें नुकसान किसका होता है, बावजूद इसके ये जो सड़कों पर लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें अगर गौर से देखा जाए ना इन तस्वीरों को, तो सर इसमें बच्चे ज्यादा होते हैं या फिर जिनकी उम्र 18 से 25 या 30 साल के बीच होती है, ऐसे लोग नजर आते हैं। कौन लोग हैं सर इसके पीछे? कौन इनको आखिर ये करने पर मजबूर करते हैं, करने पर समझाते हैं? इस सब पर काम क्यों नहीं होता? गरिमा जी, आज ये कौन लोग हैं, ये लोग कहां से आते हैं, ये तो वहां का लोकल प्रशासन ही डिटेक्ट कर सकता है। हाँ। जब जांच पड़ताल के बाद चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन मैं आपको एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि आपने अभी मुंबई में घटना देखी कि एक पुलिस वाला किस तरह से 4 लोगों को मार रहा है। मैं आपको उस साइकोलॉजी की, उस मानसिकता की बात बताना चाह रहा हूं जो इन दंगों के पीछे काम कर रही है एक सुनियोजित तरीके से। दंगा हो रहा है ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन ये कौन करा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है, मैं उस लार्जर प्रोस्पेक्ट की तरफ आपके दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ। हाँ। दरअसल आज की जो सांप्रदायिक मानसिकता है, ये इस तरह से लोगों में घोल दी गई है, मासूम लोगों में, कि वो एक मानसिक बीमारी में बदल गई है। और ये मानसिक बीमारी मानसिक पागलपन का रूप धारण कर गई है, जहां आप एक समुदाय विशेष से आपके अंदर इतनी ज्यादा घृणा भर दी जाती है और फिर उसको एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए आप उसे चैनलाइज करते हैं। उसमें आप पुलिस का सहारा लेते हैं, उसमें पॉलिटिकल इंटेंशन शामिल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट शामिल है और उसमें पूरा एक तंत्र काम कर रहा है। उसमें बाकायदा प्रोवोकेशन कराया जा रहा है। उस प्रोवोकेशन के माध्यम से जब रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को जो सो कॉल्ड यहाँ का सांप्रदायिक मीडिया है, उस प्रोवोकेशन को पकड़ रहा है, उस एक्शन को नहीं पकड़ रहा है कि प्रोवोकेशन कौन कर रहा है, प्रोवोकेशन कैसा हुआ। उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन हो रहा है उसको आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। रिएक्शन को हिस्सा मत बनाइए, बल्कि प्रोवोकेशन का रूट देखिए कैसा हो रहा है। जब आप प्रोवोकेशन का रूट ट्रेस करेंगे तो आप नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। अभी आपके पैनल पर एक आईपीएस ऑफिसर ने एक बात कही थी कि बरेली के अंदर जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर ने दंगा रुकवाने की कोशिश की, उसे प्रमोशन की जगह हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि राजनीतिक मंशाएं क्या है। इसी प्रोस्पेक्ट को मैंने आपके डिबेट के अंदर सबसे पहले रखा था कि किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, किस तरह से सरकारों की मंशा में एक राजनीतिक भाव नजर आता है, किस तरह से सरकारों की मंशा में एक चोरी नजर आती है, क्योंकि वो चुनाव नहीं हारना चाहती, सत्ता में बना रहना चाहती है। लोकतंत्र के अंदर जब आप मुद्दों पर पिट जाते हैं तो आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, संघर्ष करके फिर आप वापस आना चाहिए। लेकिन ये मौजूदा सरकारें लोकतंत्र की परिपाटी में बिलीव न करके एक अपना अधिकार समझने लगी है कि हम ही बने रहेंगे सत्ता में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बातें कही बिलाल साहब। आपने पहले भी जो बातें कही थी मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं कि देखिए, राजनीतिक लाभ चाहिए आपको सत्ता में बने रहने के लिए आप हर एक हथकंडा अपनाने को तैयार हैं, लेकिन आप जनता के सामने जाकर ये बात नहीं कहेंगे कि हम इस बात पर फेल हो गए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो कहने की बात तक तो खत्म कर दीजिए, आप जनता के दिमाग से इन बातों को निकाल देना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि जनता बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर बात करे या इन सारी चीजों को लेकर बात हो। आप चाहते हैं कि चर्चा का विषय कुछ और बन जाए, हिंदू मुस्लिम क्रिएट हो जाए, मंदिर मस्जिद क्रिएट हो जाए, आपके लिए वोट पाना आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने इस देश में बंटवारा कर दिया है लोगों का, आपने लोगों के दिमाग में यह बात बैठा दी है कि हिंदू पक्ष किसके साथ रहता है, मुस्लिम वोट बैंक किसका होता है, या फिर ईसाई और दूसरे धर्मों का वोट बैंक किसका होता है। आमतौर पर इस तरीके से अगर आप समीकरणों की बात करेंगे तो समीकरण कई बार होता है ना कि जातीय समीकरण भी बन जाते हैं और उसको साथ
साधना है तो आप इसलिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं और आम जनता की जाने जा रही हैं। आलोक जी के पास जाएंगे। आलोक जी, बिलाल साहब को आपने सुना, उन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से इस बात को कहा कि देखिए राजनीतिक दलों की मंशा क्या है वो तो साफ हो रही है इन घटनाओं के बाद, लेकिन राजनीतिक दलों से हम इस तरीके के कामों की उम्मीद करते हैं। हम जानते हैं कि वो अपने सत्ता लोभ के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक अमला होता है सर, इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और प्रशासन के पास तो इतनी ताकत होती है कि अगर कोई राजनीतिक दल का नेता या कोई भी किसी घटना में संलिप्त पाया जाए तो आप एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार हैं, आपके पास पावर है। लेकिन राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही सर प्रशासन पलने लगता है। क्या वजह है इसकी? अगर ऐसा होगा तब तो राम राज्य के सर सपने हो गए ना सर। कैसा ये राम राज्य है देश में? ये राम राज्य है या फिर अलग अलग जगहों पर महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, सड़कों पर हिंसा हो रही है और लोग ये कहते हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि सर कोई दंगा नहीं हुआ। ये क्या चल रहा है? देखिए गरिमा जी, राजनीतिक दल की मंशाएं हम आज से कोई नई नहीं है, ये हमेशा रही है और जब भी चुनाव होते हैं वो उनकी ये मंशा रही है। लेकिन मेन बात ये है कि आम जनता का नुकसान है, आम पब्लिक की नुकसान है। जितना राजस्व का नुकसान हुआ उसकी भरपाई आम जनता से होगी। तो ये बात जनता को समझनी होगी कि हम राजनीतिक दल को दोष देते हैं कि उनके मंसूबे थे और उन्होंने दंगा करा दिया, लेकिन वो तो नहीं थे ना, दंगा करने वाले तो आम लोग थे। तो उनको ये समझना चाहिए कि आखिर इससे नुकसान किसका हुआ। इतनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, आग लगा दी गई, और वो तो समय पर अगर पुलिस प्रशासन और फोर्स नहीं होता तो शायद ये और बड़ा होता। जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, तो ये कोई दंगा अचानक नहीं हो गया, ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। जिस तरह के हथियार और अगर तलवारें और सब चीजें दिख रही हैं, तो ये एक प्लान के तहत किया गया है। तो ये सरकार को इस तरह के दंगों को रोकने के लिए छूट देनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। ठीक है आलोक जी आपके पास लौटेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ में फोन लाइन पर है, रणवीर शर्मा साहब हैं, पूर्व आईपीएस से करनाल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत रणवीर जी आपका भी। रणवीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं, इनके पास पूरी पावर होती है सर कि आप इस तरीके के काम करें कि आखिर प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल हो सके या बरकरार रहे या बनी रहे। क्यों ऐसा नहीं होता है सर? राजनीतिक दल कुछ भी करे, प्रशासन के पास तो पूरी छूट होती है ना कि आप जांच कराइए, आप देखिए, खुफिया एजेंसियों को एक्टिव कराइए कि दंगों की प्लानिंग कौन कर रहा है। सर प्रशासन भी फेल होता हुआ दिखाई देता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मैडम। इसमें 3-4 चूकें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। सबसे पहली चूक है हमारी सीआईडी इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, वो अब उन्होंने इस वाकया को या इस यात्रा को, शोभा यात्रा को, और दूसरा जो मोनू है मानेशस, इनके बारे में उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस गैदर की या नहीं की, ये तो आगे उनकी जवाबदेही तय करेगी या जांच तय करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है इनका बहुत जोरदार फेलियर रहा कि भी इतने सारे, कम से कम 2,500-3 हजार लोग पहाड़ों पे चढ़ के मंदिर पे या शोभा यात्रा पे उन्होंने अटैक किया। और ये कोई 1 मिनट का तो खेल है नहीं, उन्होंने कम से कम भी 1 हफ्ते से प्लानिंग की होगी। सोनू यात्रा लेकर के इधर आ रहा है और हमारे जुनैद का जो है बदला लेने का समय, इस तरह से लोगों को उन्होंने भड़काया है। पहली बात इंटेलिजेंस का फेलियर है। दूसरा फेलियर है जो फिलहाल वहाँ पे डीसीएसपी का सिस्टम है, उसका बड़ा भारी फेलियर है कि उन्हें पता था इस यात्रा पे आमतौर पे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में थी और उसमें मुसलमानों का शामिल ना होना जो इस बात को जाहिर करता था कि भी अकेले हिंदू यात्रा निकालेंगे, तो उन्होंने सुरक्षा जो प्रबंध होने चाहिए थे मिनिमम 3 लेयर के। एक होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर मीन हमारे जो भी लोग उस नू के चारों तरफ आ रहे हैं या पहाड़ के बाहर से भी आ रहे हैं, उन नोहों पे नाकाबंदी और गश्त लगाना। नंबर 2, दूसरी लेयर हमारी होती है जो मंदिर के कम से कम 500 किलोमीटर के पैरामीटर में एक फोर्स को लगा देना, नाका लगा करके कि भी कोई बाहर के आदमी यहाँ आगे ऐसी बदतमीजी ना करे। तीसरा होता है इनर, मतलब जो जुलूस जा रहा है उसके साथ पूरी संख्या में पुलिस बल का होना, जिससे कि अगर कोई ऐसी बात होए तो पुलिस जो है ना वहाँ पे दंगाइयों का मुकाबला कर सके। तीनों जगह पुलिस का बड़ा ही फेलियर रहा और उन्हें फौरी जो है ना
अकाउंटेबिलिटी इन दोनों जगह पे, चाहे वो सीआईडी के लोग हों, चाहे हमारी पुलिस के लोग हों, चाहे जूनियर लेवल पे हों, चाहे सीनियर लेवल पे हों, हर एक की जिम्मेवारी बनती थी और वो जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स होनी चाहिए। तीसरी बात है हमारे नेताओं की। हाँ। नेताओं का एक सिस्टम है, वो ये कभी भी दंगा भड़का तो देते हैं और उसमें आम आदमी ही पकड़े जाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ये जो पुलिस वाले भी हैं और खासकर जो नेता भी हैं, खासकर सीएम लेवल पे हैं या बीजेपी के सीनियर लेवल के ऊपर जो सरकार के लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से वो करें कि भी कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दंगे को भड़काया है, वो चाहे इस पक्ष के थे या उस पक्ष के थे, दोनों पक्षों के लोगों ने जिन्होंने भी इस दंगा भड़काने की कोशिश की है, प्रयास किया है या वाकई किया है, उन सबको हर हालत से पुलिस के हवाले किया जाए और पुलिस गहराई से बिल्कुल देखिए रणबीर सर, आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि आखिर उन लोगों पर काम होना चाहिए, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए जो इस तरीके के दंगों की प्लानिंग करते हैं या लोगों को भड़काते हैं सड़कों पर जाकर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए। रणबीर जी आपके पास लौटते हैं, एक और मेहमान है हमारे साथ में, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर जी भी बने हुए थे, इसके साथ ही संदीप भारद्वाज सामाजिक कार्यकर्ता है बने हुए, उनकी राय जानते हैं, इसके बाद और मेहमानों के पास जाएंगे। संदीप जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप बताइए, आप समाज के लिए काम करते हैं। अभी देखिए बड़ी अच्छी बात रणवीर साहब ने कही कि जो लोग असल में जिम्मेदार हैं, जो पर्दे के पीछे से प्लानिंग करते हैं ना, उनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता तो पिसती है, वो पकड़ी जाती है, जेल में भी चली जाती है, नुकसान उसका ही होता है, लेकिन जो असल मास्टरमाइंड होते हैं सर, वो कभी सामने नहीं आते, ना उनका नाम सामने आता है। तो ऐसे में आम जनता को समझाने के लिए कुछ किया जाता है क्या उनको जागरूक किया जाता है कि सर इन लोगों को झांसों से बचिए? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा दोनों समुदाय के लोगों से, बीइंग ए सामाजिक सोशल वर्कर, भाई जो मैं पहले भी बोला था, जो ये दंश होगा उन परिवारों को लंबे समय तक, समाज को और इवन प्रदेश को और इवन देश को ये झेलना पड़ता है। और ये लंबे समय तक ये दूरी है जो, जैसे त्रिपाठी जी भी बता रहे थे, इस तरीके से बढ़ जाती है, वो खाई पाटनी मौत हो जाती है। हम पड़ोस में रह रहे हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बना दिए गए और एक कुछ मास्टरमाइंड लोगों की सोच ने ये सरकार जो जिस पॉलिसी पे चल रही है, ये हम लोगों को सभी को समझना चाहिए। भाई कोई किसी भी समुदाय के लोग हैं, हमें रहना है समाज में एक दूसरे को, और ऐसे चंद नेता या चंद जो ऐसे लोग हैं उनसे बच के हम हरियाणा तो ऐसा प्रदेश रहा, देखिए हमारा पहले से ये रहा, भाई हरियाणा भाईचारे का नाम हरियाणा है। हरियाणा में तो दोनों समुदाय के लोग इतने प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, यहाँ बहुत जबरदस्त भाईचारा है, एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। अभी ये सीजन गया है हमारा कावड़ का, मैंने देखा था काफी मुसलमानों ने भी यहाँ मतलब जो कावड़ यात्रा आ रही थी भाई, वो लगा रहे थे, जैसे शिविर वगैरह लगा है, उसमें भाग ले रहे थे। हरियाणा वाले लोग बड़े ही सभ्य हैं। हरियाणा में ऐसी जाति और ऐसी समुदाय की झड़प कभी नहीं हुई। जो हमने देखो, छोटी मोटी घटनाएं किसी पड़ोसी अड़ोसी में हो जाती, वो अलग बात है, समुदाय के नाम पे कभी यहाँ झगड़ा नहीं होता। पर जो ये फेलियर हुआ है, ये एकदम से होने वाला नहीं है ये काम। बिल्कुल हर कोई यही बात कह रहा है ना संदीप जी, हर कोई यही बात कह रहा है, चाहे बिलाल जी हो कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो गया, और किसकी मंशा होती है, किनका इसमें हाथ होता है, ये बात सबकी ओर से, आप सभी मेहमानों की ओर से निकलकर सामने आ रही है। एक बार जल्दी से रणबीर जी को फिर से लेते हैं, फिर बिलाल जी के पास लौटेंगे और आलोक जी की प्रतिक्रिया लेंगे। रणबीर जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो रणवीर जी तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है, मुझे लगता है उनका संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और बिलाल जी के पास जाते हैं, उसके बाद और मेहमानों के पास जाएंगे। बिलाल जी, आपने सुना, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जनता का हित हो, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जनहित। हम नहीं चाहते कि जनता किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में आए और कम से कम इस तरीके की चीज़ों में फंसे जिसमें खुद उसका ही नुकसान है। मरने वालों में भी जनता ही होती है, और जो हिंसा करते हैं इसके बाद पकड़े जाने पर जेल जाते हैं, इनमें भी आम जनता ही होती है। आप बताइए सर, जनता समझती क्यों नहीं है? चुनाव है मध्य प्रदेश में, कुछ राज्यों में है, लोकसभा का चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में भी घटना हो रही है। जिस तरीके से अभी देखिए हरियाणा में इस तरीके की घटना हो गई, मध्य प्रदेश में अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक आदिवासी, वहां पर आदिवासी समुदाय की काफी संख्या है, आदिवासी पर एक व्यक्ति पेशाब कर देता है। मणिपुर के हालात देश ने देख लिए सर, ये क्या चल रहा है? क्या ये सुनियोजित साजिश है? तो जनता क्यों नहीं समझती सर? कब समझेगी जनता? हर प्रदेश में जनता के साथ ही तो हो रहा है सब कुछ।
देखिए गरिमा जी, जहां तक जनता के समझने का सवाल है, तो ये आपके शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है कि कितनी शिक्षित समाज के लोग हैं। हाँ। आपको पता है कि भारत के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी शैक्षणिकता भारत के अंदर मौजूद है और कितनी साक्षरता मौजूद है। सवाल ये पॉलिटिकल साइंस का है कि आप कितने पॉलिटिकल क्लेवर होने चाहिए, आपके अंदर सामाजिक सूझबूझ कितनी होनी चाहिए। दरअसल दंगे तो हिंदुस्तान के अंदर 1947 से हो रहे हैं कि, और जब दंगे होते हैं तो हमेशा चर्चाएं हो जाती हैं कि आपने कराया, मैंने कराया, इसने कराया, उसने कराया, फलाने ने कराया, ढीमाके ने कराया। लेकिन इन सब चर्चाओं के इत्र हमें ये सोचना चाहिए कि दंगे का लाभ किसको मिल रहा है। जब आप ये समझने लगेंगे कि दंगे का फाइनल लाभ किसको पहुंच रहा है, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि दंगा करा कौन रहा है। तो नुकसान यकीनन जनता का होता है। आपके हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल बंद किए जाते हैं, उनके ऊपर वो एक मानसिक दबाव झेलते हैं और वो एक मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, वो एक सफोकेशन फील करते हैं, उनके टाइमिंग्स खराब होते हैं। लेकिन राजनीतिक सांप्रदायिक रोटियां सेकने वाले इसी तरह रोटियां सेकते रहते हैं, और जैसे जैसे ये चुनाव करीब होगा इस तरह की घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। इस पर हम वापस आएंगे, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं, इसके बाद आलोक जी के पास जाते हैं। गिरीश जी हमारे साथ में। गिरीश जी स्वागत आपका, क्या राय है आपकी, जल्दी से बताएं। कि देश की सरकार को अगर सुनाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो, मैं एक दिन पहले भी बोल चुका हूँ, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील कर चुका हूँ, और आज वो सब बातें सामने भी हैं। देश में बच्चे स्कूल में गला बच्चों को काटे दे रहे हैं, देश में सुरक्षा गार्ड रेलवे में जनता को भूने दे रहे हैं, सड़कों पर आग लग रही है, जनता को मारे डाल रही है। क्या यही अच्छी कानून व्यवस्था है सरकार की? देश में 1,55,000 करोड़ का जो कर्जा आया है और जो आज में करोड़ों लाखों करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट आया है वो प्रॉफिट के रूप में बाहर जा रहा है। उसके साथ और एजेंसियां भी देश में आ गई हैं। तो सरकार सावधान हो। किसी का पैसा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके साथ जो और लोग भी आते हैं उनको झेलना मुश्किल होता है। देश में चारों तरफ आग लगी हुई है, पूरी तरह फेल है सरकार, पूरी तरह फेल है संविधान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको लग रहा है कि सरकारें फेल हो गई हैं, दर्शक भी यही कह रहे हैं सर कि अब तो सरकारें फेल हो गई हैं, सरकारों को नजर नहीं आता क्या? हालांकि जो हमारे यहाँ पर सभी मेहमान हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी निकलकर सामने आ रहा है। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, बिलाल जी ने भी यही कहा ना कि देखिए शैक्षिक स्तर व्यक्ति का कैसा है ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप में सोच और समझ आपकी तभी बढ़ेगी जब आप शिक्षित होते हैं, या फिर आपको समझ है कि आखिर जो दंगे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है। और जो सबसे आखिर में उन्होंने बात कही, ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी सर। देश जल रहा है और लोग चुप बैठे हैं। मणिपुर पे भी हमने देखा, सरकारें चुप बैठी नहीं सर। वीडियो वायरल हुआ तब मामला गरमाया, मीडिया के माध्यम से चीजें सामने आई, तब लोग बोल रहे हैं। विपक्षी अब अड़े हुए लेकिन लोग पीछे हट रहे हैं सर। अगर विपक्षी कह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, मणिपुर की जो घटना हुई इस पर सवाल उठाए गए, विपक्षियों ने सवाल उठाए। मैं इस बात से नहीं वो हूं कि दूसरे राज्यों में जहां पर सत्ता बीजेपी का सरकार नहीं है वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं, अन्य राज्यों में भी हो रही हैं। लेकिन जो मामला सामने आया है उस मामले पर कार्रवाई करने के बजाय, उस मामले पर बोलने के बजाय, अपने जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के बजाय आप ये कह देते हैं कि सर आपके राज्य में भी तो हो रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए चाहे मणिपुर की घटना रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो, चाहे अब हरियाणा रहा हो, घटनाएं जो भी हैं ये देश के लिए बददुआ दाग है और इससे आम पब्लिक को, आम जनता को नुकसान है और देश की छवि धूमिल होती है। तो इस पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह के दंगाइयों, देखिए ये जो दंगा में जो जिस तरह की भीड़ दिख रही है, ये जो एज होती है इस एज में लोग बहक जाते हैं। तो वहां शिक्षा का तो महत्व है ही है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो शिक्षा से वंचित है और शिक्षित नहीं है, और या शिक्षा की तरफ उनका रुझान नहीं है। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दंगाइया सुनियोजित तरीके से हुआ, छतों के ऊपर लोग प्लान से बैठे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे, ईंटें रखे हुए थे, तो ये लगता है जैसे एक उनकी योजना थी, योजनाबद्ध। जब कोई योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा तो उसको रोकना उसी तरीके से आपको योजना बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और देखिए प्रशासन को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा सर। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, हमारा पास वक्त कम है फिलहाल, हमारी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जनहित में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों देश में इस तरीके के दंगे हो रहे हैं और देश में, राज्यों में
लोग जल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आगजनी हो रही है, लेकिन प्रशासन, खुफिया तंत्र फेल नजर आता है। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि आखिर इन दंगों के पीछे कौन है, लोगों के लिए कौन साजिश रच रहा है, कौन है जिसको इन दंगों से फायदा होने वाला है, और राजनीतिक दल ऐसे कौन से हैं जो अपनी रोटियां इन दंगों में सेक रहे हैं, आम लोगों को कुर्बान कर रहे हैं। जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।